हेलो फ्रेंड, मैं स्वागत करता हूं विवेक चौधरी अपने यूट्यूब चैनल एसएससी के तूफान पर। आज हम हिंदी की 4th क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम लिपि का अध्ययन करेंगे कि लिपि क्या होती है। इसको अंग्रेजी में स्क्रिप्ट कहा जाता है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। लिपि अंग्रेजी में इसको स्क्रिप्ट कहा जाता है। प्रत्येक भाषा की कोई ना कोई लिपि अवश्य होती है। जैसे कि हिंदी की जो लिपि है वो क्या है, देवनागरी। इस प्रकार अन्य भाषाओं की कौन कौन सी लिपि है। तो लिपि क्या होती है, तो लिपि की एक परिभाषा है कि किसी भी भाषा को लिखने का ढंग या उसकी लिखावट, किसी भी भाषा की लिखावट या उसका लिखने का ढंग लिपि या स्क्रिप्ट कहलाता है, लिपि कहलाती है। एक एग्जाम्पल बताते हैं। जैसे कि भारत में हिंदी का यूज ज्यादा होता है, तो हिंदी में जैसे कै, इसको बोलते हैं कै, और अंग्रेजी में इसको हम के से व्यक्त करते हैं। तो दोनों अलग अलग लिखावट हो गई इसकी। जैसे कि ये कौन सी लिपि में लिखी गई है, देवनागरी में, और के जो है वो रोमन में लिखी गई है। तो प्रत्येक लिपि की कोई ना कोई चिन्ह दे दिया जाता है सभी ध्वनियों को। जैसे क्या, इसको देवनागरी में अलग चिन्ह दिया गया है और रोमन में उसको इस आकार का क्या बना दिया गया है। ठीक है, चलो लिपि कौन कौन सी होती हैं ये देखते हैं। पहली वो लिपि जो भारत में बोली जाती है, हम उसका अध्ययन करेंगे। पहली लिपि है ब्राह्मी। ब्राह्मी लिपि सबसे प्राचीन लिपि है, ये भारत की सबसे प्राचीन लिपि। कब इसका आगमन हुआ, कब ये लिपि किस समय लिखी जाती थी, तो इसकी जो शुरुआत है वो आर्य लोगों ने की थी। इसकी जो शुरुआत है जो आर्य भाषा परिवार के जो सदस्य थे उन्होंने स्टार्ट की थी। आर्य भाषा परिवार से इसकी शुरुआत मानी गई है। ठीक है, इसके बाद गुप्त काल आते आते, गुप्त काल में इस लिपि के दो भेद हो गए। इसके दो भेद हो गए। तो वो कौन कौन से थे, एक नॉर्थ साइड, एक साउथ साइड, अर्थात एक उत्तरी, पहली उत्तरी ब्राह्मी और दूसरी थी दक्षिणी ब्राह्मी। पहली है उत्तरी ब्राह्मी और दूसरी है दक्षिणी ब्राह्मी। अब ये देखना होगा कि उत्तरी ब्राह्मी के अंतर्गत कौन कौन सी भाषा इसमें आती हैं, मतलब कहां कहां पर उत्तरी क्षेत्र में ब्राह्मी का यूज हुआ है और उसमें कौन कौन सी भाषा आती हैं। तो उत्तरी ब्राह्मी में सबसे पहले, जैसे इसमें कुछ और लिपियों का या कुछ भाषा का नया उदय हुआ। जैसे कि पहली इसमें देवनागरी जो है वो इसी से विकसित हुई है। उत्तरी ब्राह्मी से देवनागरी का उदय हुआ है। फिर एक लिपि और थी राजस्थानी लिपि, और तीसरी है गुजराती लिपि। इन तीनों लिपियों का उदय जो हुआ है वो उत्तरी ब्राह्मी लिपि से हुआ। नेक्स्ट, दक्षिणी ब्राह्मी लिपि से किस किस का उदय, आप कह सकते हैं कि दक्षिणी उसमें किस किस का उदय हुआ है। तो जो साउथ की जो भाषाएं हैं उनकी जो लिपियां हैं, जैसे कि तमिल लिपि, जो तमिल भाषा होती है जिसके अंतर्गत, दूसरी तेलुगु, तीसरी कन्नड़ और मलयालम। तो मलयालम, ये दक्षिणी ब्राह्मी लिपि से इनका उदय हुआ है, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम लिपि का। अब
इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि कॉपी में आपको नोट करना है इसको, क्योंकि इनके कभी कोई परीक्षा में भी क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे कि देवनागरी लिपि का उदय किस लिपि से माना गया है, तो उसका आंसर है उत्तरी ब्राह्मी लिपि से। अब ये बताना है कि इसमें कौन कौन सी भाषाएं आती हैं। ब्राह्मी लिपि में जो भाषाएं आती हैं, ब्राह्मी लिपि की भाषाएं, तो इसके अंतर्गत जो है वो दो भाषा आती हैं। इसके अंतर्गत जो है दो भाषा आती हैं। पहली संस्कृत, दूसरी प्राचीन पाली। पहली है संस्कृत और दूसरी है प्राचीन पाली। तो ये इन भाषाओं का जो अध्ययन होता है वो ब्राह्मी लिपि के अंतर्गत होता है। इसको भी नोट कर लीजिए कि संस्कृत भाषा जो है वो किस लिपि में लिखी जाती है। जो संस्कृत में लिखी जाती है वो उत्तरी ब्राह्मी लिपि में लिखी जाती है। सबसे पहले इसका प्रयोग कहाँ हुआ था? अब इसका ब्राह्मी लिपि का प्रयोग कहाँ पर हुआ था? सम्राट अशोक के शिलालेख जो है ब्राह्मी लिपि में ही लिखे गए हैं। ब्राह्मी लिपि में ही लिखे गए हैं। सम्राट अशोक के सभी शिलालेख जो हैं ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है इसका ब्राह्मी लिपि का। अधिकांश ये क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट, अब ब्राह्मी लिपि से किसका उदय हुआ था? दूसरा नंबर देवनागरी का। तो नेक्स्ट हेडिंग है दूसरा देवनागरी। दूसरा है देवनागरी लिपि। इसकी उत्पत्ति कहां से हुई है? लिखिए, इसका उत्पत्ति जो है उत्तरी ब्राह्मी से और इसका एक क्वेश्चन और है, इसका देवनागरी को अन्य किन, मतलब इनके दो नाम और हैं, वो क्या नाम है? अन्य नाम। इसका एक नाम है हिंदी लिपि और दूसरा है इसका पहला है हिंदी लिपि और दूसरा इसका देवनागरी से बना लोकनागरी। दूसरा है इसका लोकनागरी लिपि। तो इसके दो अन्य नाम भी हैं, लोकनागरी लिपि। अब इसके जो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, जैसे कि इनका प्रयोग या इसकी विशेषताएं लिख लीजिए। इसकी लिपि की क्या क्या विशेषताएं हैं? विशेषताएं, कितने अक्षरों का प्रयोग किया जाता है देवनागरी लिपि में? सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट, इसमें कुल 52 वर्णों का प्रयोग किया जाता है, ऐसे ज्ञ तक। ठीक है, सभी स्वर सभी व्यंजन इसमें लिखे जाते हैं। तो पहली विशेषता इसकी ये हो गई। दूसरी विशेषता क्या थी कि प्रत्येक अक्षर या शब्द पर सिरा रेखा होती है। जैसे देखिए, हमने इतने शब्द लिखे हैं, प्रत्येक लिखा है तो प्रत्येक को हमने ऐसे नहीं छोड़ दिया, इसके ऊपर एक रेखा जरूर दी गई है, मतलब उसके सिर पर एक रेखा। तो सिरा रेखा का सबसे पहले वर्णन जो है देवनागरी लिपि में ही किया गया। तो इसकी दो विशेषताएं बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कुल 52 वर्णों का प्रयोग है और प्रत्येक अक्षर के जो है वो उसके सिरा रेखा इसके ऊपर व्यक्त की गई है। अब ये बताइए कि किस आर्टिकल्स के तहत इसको हमारी
मुख्य लिपि माना गया है। पिछली क्लास में पढ़ाया था कि आर्टिकल अर्थात अनुच्छेद 343 ए के अंतर्गत हमारी जो राजभाषा है वो हिंदी, राजभाषा हिंदी, और जो हमारी लिपि है वो देवनागरी मानी गई। चलिए अब नेक्स्ट, ये हो गया देवनागरी के बारे में सभी चीज। और इसकी पहचान कैसे करते हैं, अभी देवनागरी की पहचान कैसे कर सकते हैं वो नोट कीजिए। पहचान, सबसे बड़ी पहचान ये है कि बाएं से दाएं लिखी जाती है, बाएं से दाएं लिखी जाती है। एक विशेषता या इसकी जो पहचान ये भी कह सकते हैं कि इसके ऊपर सिरा रेखा जरूर होती है, और इसमें कुल 52 वर्णों का इस्तेमाल किया जाता है। और दूसरा, इसमें संयुक्त अक्षर का प्रयोग होना, दूसरा इसमें संयुक्त अक्षर का प्रयोग होता है। क्या होते हैं संयुक्त अक्षर? संयुक्त अक्षर क्या होते हैं? जैसे अभी संयुक्ति लिखा है, तो संयुक्त में एक जो व्यंजन है वो आधा है, अर्थात क्या जो इसमें आधा है, और जस्ट इससे अगला जो व्यंजन है वो क्या है, वो पूरा है। इसलिए इस शब्द को हम क्या कह सकते हैं, संयुक्त अक्षर। दो, एक आधा स्वर या व्यंजन, मतलब एक व्यंजन आधा होना चाहिए और दूसरा पूरा होना चाहिए, तो इसको संयुक्त अक्षर। तो संयुक्त अक्षर का प्रयोग होने लगा देवनागरी में। ठीक है, तो देवनागरी का कॉन्सेप्ट पूरा लगभग क्लियर है। अब इसका एक प्रयोग कहां पर हुआ था? प्रथम जो प्रयोग किया गया था वो कहां पर किया गया था? सबसे पहले प्रयोग, सर्वप्रथम प्रयोग गुजरात के राजा आर्यभट्ट, गुजरात के राजा आर्यभट्ट के शिलालेखों में सबसे पहले इसका प्रयोग किया गया। वो कौन सा ईयर था या कौन सा साल थे? 700 ईस्वी और 800 ईस्वी के मध्य की बात है। चलिए इस चीज को भी नोट कर लीजिए कि सबसे पहले प्रयोग कहां पर हुआ था? गुजरात के राजा आर्यभट्ट के शासनकाल में, और उनके 700-800 की शताब्दी के आसपास ये इसको सबसे पहले इसका प्रयोग हुआ था। चलिए इसमें भाषाएं कौन कौन सी आती हैं वो लिख लीजिए, कि भाषाओं के क्वेश्चन जरूर आते हैं इसमें। कौन कौन सी भाषा होती है इसमें? पहली हिंदी, दूसरी मराठी, तीसरी नेपाली। हिंदी, मराठी, नेपाली जो है, तीनों जो है उसमें देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती हैं। इसके अलावा एक और है, कौन सी है? जो ब्राह्मी लिपि में भी आती है। उसमें प्राचीन संस्कृत आती थी, लेकिन जो नवीन संस्कृत है वो इसमें ही आती है, देवनागरी में। तो ये इसकी भाषा हो गई। 4 भाषाएं जो है वो देवनागरी लिपि के तहत लिखी जाती हैं, बाएं से दाएं लिखी जाती हैं। 52 वर्णों का प्रयोग होता है, संयुक्ताक्षर का प्रयोग होता है। फिर इसका अब इसमें सुधार भी किए गए कुछ लोगों ने। जो इसके सुधार हैं वो क्या क्या सुधार किए गए हैं उसको नोट कर लीजिए। सुधार, तो देवनागरी लिपि में पहला जो सुधार हुआ था वो बाल गंगाधर तिलक द्वारा हुआ था, कि बाल गंगाधर के तिलक फॉन्ट का उपयोग किया गया। इसमें फॉन्ट क्या होते हैं? जिस हमारे लिखने के मतलब ढंग होता है, जैसे क्रोतीदेव कंप्यूटर पर टाइपिंग करते हैं, इसी तरीके से फॉन्ट होता है। तिलक फॉन्ट का सबसे पहला उपयोग देवनागरी में ही किया गया। दूसरा जो है श्याम सुंदर दास ने जो किया था, तो श्याम सुंदर दास ने किया था श्याम सुंदर दास ने क्या किया था? इसमें
श्याम सुंदर दास ने पंचमाक्षर के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग किया। पंचमाक्षर के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग किया। पंचमाक्षर आप जानते ही होंगे कि क्या होता है पंचमाक्षर। जब हिंदी वर्णमाला में व्यंजन पढ़ते हैं तो उन 25 व्यंजनों को वर्गों में डिवाइड किया गया है, जैसे क वर्ग, च वर्ग, इस प्रकार। और इसमें प्रत्येक में 5-5 वर्ण आते हैं, क, ख, ग, घ, अण। और इसमें आते हैं च, छ, ज, झ, अण। तो ये जो अंतिम वाले होते हैं ये होते हैं पंचमाक्षर। फर्स्ट वाले में अड़, इसमें न, इसमें इस टाइप का होता है, और फिर न, और फिर मैं। तो उनकी जगह क्या प्रयोग किया गया, अनुस्वार। जैसे ये प्रयोग करने लगे इसमें। इसके एग्जाम्पल देख लीजिए। क्या पहला एग्जाम्पल है, पहले गंगा इस तरीके से लिखते थे। ये क वर्ग का पंचमाक्षर है और इसकी जगह क्या यूज होने लगा, अंकी बिंदी। अनुस्वार का प्रयोग कर दिया गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल इसका अणे का, ये पहले पतंजलि इस तरीके से लिखते थे और अब जो है पतंजलि। अनुस्वार का प्रयोग, पंचमाक्षर के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग। थर्ड इसका उदाहरण देख लीजिए, कंठ। और अब इस तरीके से कंठ। न वाला ये तो अब भी यूज होता है कहीं कहीं पर, जैसे किसी का नाम है मनदीप, तो मनदीप में आधा है, लेकिन हम मनदीप को इस प्रकार भी लिख सकते हैं। तो इस चीज का जो यूज किया था वो सबसे पहले श्याम सुंदर दास जी ने किया था। और लास्ट मैं का, जैसे संबंध, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अंक बिंदी दोनों पर लगा दी, ये हो गया संबंध। ठीक है, तो सबसे ये जो उसमें सुधार किए गए हैं देवनागरी लिपि में, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट लिपि चलती है, तीसरी लिपि में आते हैं। तीसरी लिपि है गुरुमुखी। गुरुमुखी लिपि। गुरुमुखी लिपि में इसकी परिभाषा क्या होती है, इसकी परिभाषा, गुरु के मुख से निकली, गुरु के मुख से निकली लिपि को गुरुमुखी लिपि कहते हैं। कौन कौन सी भाषा आती है इसके अंतर्गत, इसके अंतर्गत आती है पंजाबी भाषा, पंजाबी और सिंधी। ये दो भाषाएं जो है गुरुमुखी लिपि के अंतर्गत लिखी जाती है। और इसका लिखने का ढंग जो है वो वही है, बाएं से दाएं, बाएं से दाएं लिखी जाती है। देवनागरी भी बाएं से दाएं लिखी जाती है, ब्राह्मी भी बाएं से दाएं लिखी जाती है। एक चीज रह गई थी बताने से कि ब्राह्मी लिपि को सबसे प्राचीन लिपि कहा जाता है। ब्राह्मी लिपि को सबसे प्राचीन लिपि, सबसे पुरानी लिपि। और इसका एक क्वेश्चन और था कि सभी अधिकतर भाषाओं का, अधिकतर जो भाषा है वो इसमें ही लिखी जाती है, अधिकतर भाषा ब्राह्मी लिपि में ही लिखी जाती है, लिखी जाती है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए गुरुमुखी लिपि का, क्योंकि इसकी परिभाषा और इसकी शुरुआत, हाँ इसकी सबसे पहले शुरुआत किसने की थी वो चीज रह गई अभी। शुरुआत गुरुमुखी लिपि की शुरुआत जो की थी वो किसने की थी, वो पंजाब में रहने वाले गुरु अंगद देव, गुरु अंगद देव ने इसकी जो स्टार्टिंग की थी, गुरु अंगद देव ने इसकी शुरुआत की थी गुरुमुखी लिपि लिखने के लिए।
जैसे कि देवनागरी लिपि में कितने वर्णों का इस्तेमाल होता है, 52 का, और गुरुमुखी लिपि में कितने वर्णों का इस्तेमाल होता है, इसमें जो लिखे जाते हैं वो 35 वर्णों का यूज होता है, 35 वर्णों का प्रयोग। और वो 35 वर्ण दो कैटेगरी में डिवाइड है, 3 स्वर होते हैं उसमें और 32 व्यंजन होते हैं। 3 स्वर और 32 व्यंजन होते हैं गुरुमुखी लिपि में। चलिए अब नेक्स्ट लिपि, चौथी लिपि है अरबी। अरबी लिपि खास बात क्या है इसकी, दाएं से बाएं लिखी जाती है, दाएं से बाएं लिखी जाती है। कौन कौन सी भाषा इसके अंतर्गत आती है, कौन कौन सी भाषा इसके अंतर्गत आती है, अरबी, अरबी भाषा, फारसी भाषा व उर्दू भाषा। ये 3 भाषाएं जो हैं अरबी लिपि के अंतर्गत लिखी जाती हैं। उनको लिखने का ढंग जो है वो दाएं से बाएं ही होता है, ठीक है। चलिए अब जो थोड़ी सबसे ज्यादा लिपि जो यूज होती है वो कौन सी है, नेक्स्ट रोमन लिपि। कहां पर इसका अधिकतर यूज होता है, इसमें अंग्रेजी भाषा, अंग्रेजी भाषा व यूरोप में प्रयोग होने वाली सभी भाषाएं आती है, यूरोप में प्रयोग होने वाली सभी भाषाएं आती हैं। कौन कौन सी हो सकती हैं, जैसे कि स्पेनिश भाषा और पुर्तगाली, एक होती है डच भाषा, अंग्रेजी भी इसमें शामिल हो गई, स्पेनिश, पुर्तगाली, डच, ये सभी भाषाएं जो हैं वो रोमन लिपि में लिखी जाती हैं। और ये आपको पता ही होगा कि बाएं से दाएं ही इसको लिखा जाता है, बाएं से दाएं लिखा जाता है। कितने वर्ण यूज होते हैं इसमें, तो इसमें जो है 26 वर्ण यूज होते हैं, इसमें 26 वर्ण प्रयोग होते हैं। कितने व्यंजन होते हैं इसमें, ए से लेकर जेड तक 5 स्वर और जो बाकी हैं 21 व्यंजन। अंग्रेजी के जो सभी वर्ण हैं वो रोमन लिपि के ही होते हैं। ये हो गई रोमन लिपि। नेक्स्ट अब बात करते हैं खरोष्टी लिपि की। खरोष्टी लिपि खरोष्टी लिपि की क्या खास बात है, तो खरोष्टी लिपि जो है अशोक के दो शिलालेख, अशोक के 2 शिलालेख जो पाकिस्तान में स्थित हैं वो कौन कौन से हैं, वो इनका जो इस्तेमाल किया गया था उस पे जो है खरोष्टी लिपि का ही इस्तेमाल किया गया था। तो वो कौन कौन से हैं, एक तो शाहबाज गढ़ी है और एक मनसेहरा है। एक शाहबाज गढ़ी है, अशोक के 2 शिलालेख शाहबाज गढ़ी व मनसेहरा, ये पाकिस्तान में स्थित है। इन शिलालेखों पर जो लिखावट लिखी गई है वो खरोष्टी लिपि के ही द्वारा लिखी गई है। खरोष्टी लिपि की और क्या क्या खास बात हो सकती हैं, इसमें सबसे बड़ी खास बात यह है कि 37 वर्णों का इस्तेमाल होता है। इसमें जो है 37 वर्णों का इस्तेमाल होता है, प्रयोग होता है।
और संयुक्त अक्षर जो अक्षर होते हैं, जैसे संयुक्त में लिखा है अभी ये, संयुक्त अक्षर का प्रयोग नहीं होता, संयुक्त अक्षर का प्रयोग नहीं होता। ये इसकी सबसे ज्यादा खास बात है खरोष्टी लिपि की, संयुक्त अक्षर का प्रयोग नहीं होता। टोटल जो है 37 वर्णों का यूज होता है, परंतु उसमें जो है स्वर नहीं होते, सभी व्यंजन होते हैं। उसमें जो है स्वर नहीं होते, सभी व्यंजन होते हैं 37 वर्णों के। ठीक है। इसके बाद ये लिपि जो है कहाँ से विकसित हुई है, खरोष्टी लिपि जो है वो कहाँ से विकसित हुई है, तो यह लिपि सीरियाई लिपि से विकसित हुई है। यह लिपि सीरियाई, जो सीरिया के आसपास लिपि चलती है, सीरियाई लिपि से विकसित हुई है। और इस खरोष्टी लिपि के अंतर्गत जो है वो ताम्रपत्र, मुद्रा धातु पर जो लिखावट होती थी प्राचीन काल में, अधिकतर खरोष्टी लिपि का ही प्रयोग करते थे। ये इसका उपयोग है, कहाँ इसका उपयोग होता था। ये खरोष्टी लिपि के समस्त क्वेश्चन जो हैं, जो एग्जाम पूछे जाते हैं, वो आपको नोट करा दिए गए हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप उनको एक नोटबुक में उतार लेना। ठीक है। चलिए, इसके अलावा और जो लिपि हैं तो वो कौन कौन सी हैं, जैसे कि बंगाली हो गई। नेक्स्ट बंगाली लिपि, बंगाली लिपि कौन सी भाषा आनी चाहिए इसमें, बंगाली भाषा आनी चाहिए। अगली लिपि है तमिल लिपि, इसमें कौन सी भाषा आती है, तमिली भाषा आती है। चीनी लिपि, इसमें कौन सी आती है, चीनी भाषा आती है। तो कुछ अन्य लिपि हैं जो उनकी भाषा के अकॉर्डिंग, उनका नाम भी लिपि वही है लिपि, और उसका जो भाषा है वो भी, जैसे बंगाली लिपि को बंगाली भाषा के अंतर्गत आती है, तमिल लिपि तमिल भाषा के अंतर्गत आती है। और इसके अलावा एक दो लिपि और हैं जो, जैसे कि कांजी लिपि हो गई, जैसे कि कांजी लिपि, इसके अंतर्गत कौन सी भाषा का प्रयोग होता है, वो होता है जापानी भाषा का प्रयोग। जापानी भाषा जो लिखी जाती है वो लिखी जाती है कांजी लिपि। गुजराती लिपि, गुजराती लिपि, इसका जो विकसित, जो उसका उदय हुआ था वो 1797 ईस्वी में नागरी लिपि से इसका उदय हुआ है। नागरी लिपि से इसका उदय हुआ है। गुजराती लिपि जो 1797 में स्टार्ट हुई थी, वो उससे पहले नागरी लिपि में लिखी जाती थी, लेकिन उसके बाद नागरी लिपि से ही मतलब इसका विकास हुआ है, जिसे गुजराती लिपि कहा जाता है। इसके अंतर्गत कौन सी भाषा आनी चाहिए, वो आप जानते हैं, गुजराती भाषा इसके अंतर्गत आती है। गुजराती भाषा इसके अंतर्गत आती है। ठीक है। और अब एक इंपॉर्टेंट लिपि रह चुकी है जिसका नाम है ब्रेल लिपि। ब्रेल लिपि सबसे इंपॉर्टेंट लिपि ब्रेल लिपि, क्योंकि यह इस लिपि के अंतर्गत उन लोगों को पढ़ाया लिखाया जा सकता है जो नेत्रहीन होते हैं, मतलब जो देख नहीं सकते, अर्थात ये ब्लाइंड को पढ़ाने वाली एक लिपि है, जिसका नाम ब्रेल लिपि क्यों पड़ा, क्योंकि फ्रांस के एक लेखक थे, वो खुद एक नेत्रहीन थे, जिनका नाम लुई ब्रेल था। फ्रांसीसी लेखक लुई ब्रेल, और वो कैसे लेखक थे,
नेत्रहीन थे। नेत्रहीन लेखक लुई ब्रेल ने मात्र 15 वर्ष की आयु में, मात्र 15 वर्ष की आयु में इसका आविष्कार किया। इसका आविष्कार किया। और आप सभी जानते होंगे कि इस ब्रेल लिपि का प्रयोग जो है दुनिया के सभी देशों में किया जाता है। नोट कर लीजिए इसको। फ्रांसीसी नेत्रहीन लेखक लुई ब्रेल ने मात्र 15 वर्ष की आयु में ही इसका आविष्कार किया था। और इसका सन जो है, सन भी नोट कर लीजिए, लगभग 1884 सन की बात है। 1884 ईस्वी में इसका आविष्कार हुआ था। और ब्रेल लिपि का अंतर्राष्ट्रीय ब्रेल लिपि दिवस कब मनाया जाता है, तो उसको भी नोट कर लीजिए कि अंतर्राष्ट्रीय ब्रेल लिपि दिवस कब मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है 4 जनवरी को। 4 जनवरी को यह मनाया जाता है। ओके। और इसमें क्या इसकी खास बात है, तो इसमें सबसे पहले जब नेत्रहीन व्यक्ति जो है उसको छूकर, वर्णों को छू छूकर उसको देखते हैं, उसके बाद उसकी पढ़ाई की जाती है, फिर उसको लिखाना सिखाया जाता है ना। तो पहले से जो उसकी शुरुआत हुई, शुरुआत में जो होती, शुरुआत में ये लिपि 6 बिंदुओं द्वारा, मतलब 6 बिंदुओं के द्वारा 64 अक्षरों का प्रयोग होता था। इसमें 64 अक्षरों का प्रयोग होता था। परंतु कुछ समय बाद में इसमें 6 की बजाय 8 बिंदुओं से 256 अक्षरों का प्रयोग किया जाने लगा। ये इसकी एक खास बात है। शुरुआत में 6 डॉट्स के जरिए से 64 अक्षरों का इसमें यूज किया जाता था, और बाद में इसमें 8 बिंदुओं से 256 अक्षरों का प्रयोग इसमें किया जाने लगा। ब्रेल लिपि क्या होती है? नेत्रहीन व्यक्तियों को पढ़ाने के लिए इस लिपि का प्रयोग किया जाता है। आविष्कार कब हुआ था? 1884 में। फ्रांसीसी जो नेत्रहीन लेखक थे लुई ब्रेल, मात्र 15 वर्ष की आयु में इस लिपि का आविष्कार किया था। अंतर्राष्ट्रीय ब्रेल लिपि दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, ये सभी जो लिपि है उसका ठीक से अध्ययन कर लीजिए, क्योंकि लिपि के बारे में 1 या 2 क्वेश्चन किसी परीक्षा में आ सकता है। आई होप ये क्लास आपको पसंद आई होगी। यदि क्लास पसंद आई हो तो आप इसको लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।